हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर 5 तो चैप्टर 6 अपन ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज इस क्लास में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत चुम्बकीय विभव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत चुंबकीय विभव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विभव है उसको क्या करेंगे अपन 4 डायमेंशन या 4 वेक्टर्स के रूप में उसको अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जनरली अपन जानते हैं कि एक यदि आपका चार्ज है, क्या है, एक यदि आपका एक आवेश है, तो इस आवेश के कारण एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इस चार्ज के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कोई दूसरा चार्ज है उस पर क्या होता है, एक फोर्स का अनुभव होगा। उस दूसरे चार्ज को क्या होगा, एक फोर्स का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये चार्ज है, चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, या अपन बोलते हैं इसको फील्ड। इलेक्ट्रिक छोड़ो, अब मुझे नहीं पता कि ये फील्ड को क्या कहते हैं। तो चार्ज है, चार्ज के कारण एक फील्ड आएगा और ये वाला जो फील्ड है इस क्या करेगा, इस चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इस प्रकार का जो फील्ड है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा या चार्ज द्वारा दूसरे आवेश पे लगाया गया जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैपिटल ई के द्वारा। एक होता है आपका फाई, जो कि होता है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, अगर मैं इसको विभव के रूप में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विभव के रूप में कैसे डिफाइन किया जाता है, E इक्वल टू माइनस डेल फाई। ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल फाई, जहां पे ये वाली क्वांटिटी तो क्या बता रही है, ग्रेडियंट। ये क्या है, ग्रेडियंट, और फाई क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो ये क्या है, ये पोटेंशियल है। तो अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल होता है। क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फाई, E इक्वल टू माइनस डेल फाई, जहां फाई क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको पोटेंशियल द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि क्या है, फाई आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है कि चार्ज तथा प्रेक्षण बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है। करते हैं ना, V इक्वल टू या फाई इक्वल टू KQ अपॉन R, पढ़ा होगा आपने। तो किस पे डिपेंड करता है, इस R पे। R क्या है, चार्ज, और जहां पे अपन मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान या जितनी भी प्रेक्षण बिंदु है, जिस बिंदु पर अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके मध्य की दूरी। तो V या फाई इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R। तो फाई यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी अपन जानते हैं, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या है, प्रेक्षण बिंदु की तथा चार्ज के मध्य की दूरी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो E इक्वल टू है माइनस डेल फाई। तो यहाँ पे ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको पोटेंशियल भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्केलर पोटेंशियल, अदिश विभव। वैसे तो अदिश विभव कहना इतना सही नहीं है क्योंकि विभव एक अदिश राशि होती है, तो इसको पोटेंशियल कहना ही क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अब चूंकि अपन जानते हैं कि ग्रेडियंट क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज,
अधिकतम परिवर्तन की दर, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, इन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसी सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और कर्ल क्या होता है, कर्ल, कर्ल मैंने बोला था ये बताता है घुमाव को, कितना रोटेट कर रहा है, कोई भी जो वेक्टर है वो कितना क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब चूंकि ग्रेडियंट क्या बता रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, कि एक सिंगल डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कितना है, और कर्ल क्या बता रहा है, उसका घुमाव कितना है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो मैक्सिमम चेंज तो एक डायरेक्शन में है, उसका घुमाव कर दिया तो उसका मैक्सिमम चेंज हो नहीं पाएगा। यानी क्या होता है, किसी ग्रेडियंट का जो कर्ल रहता है, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। किसी ग्रेडियंट का जो कर्ल रहता है वो क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। ये वाली बात ध्यान रख लेना, यानी कि डेल क्रॉस डेल फाई इज ऑलवेज जीरो। एक बात और बता देता हूं, डाइवर्जेंस क्या है आपका, डाइवर्जेंस है फैलाव, कि कोई वेक्टर अपने पॉइंट से कितना फैल रहा है, ठीक है। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंस वो बात अलग है। अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है तो फैलाव हो रहा है, अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो क्या आ रहा है, सिकुड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जेंस हो रहा है। तो डाइवर्जेंस फैलाव है, और कर्ल क्या है आपका, घुमाव। तो अगर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, और एक डायरेक्शन, और जो कर्ल है वो क्या बता रहा है, किसी वेक्टर का घुमाव बता रहा है। तो अगर वो घूम रहा है तो उसका फैलाव कैसे होगा, समझ में आ रहा है। अगर कोई वेक्टर घूम रहा है या कोई चीज़ घूम रही है तो उसका फैलाव कैसे होगा। तो यहाँ पे एक है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, यानी किसी कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। यानी क्या कह सकते हैं, डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। कर्ल हमेशा वेक्टर का होता है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ अभी आगे बताऊंगा तब आगे काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले ही जो चीज़ काम आएगी, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। अब चूंकि अपन को पता लग गया कि कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से देखना, कर्ल लेता हूं तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल फाई हो जाएगा। अगर दोनों साइड का मैं कर्ल लेता हूं तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल फाई। क्लियर। अब डेल क्रॉस डेल फाई का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो क्या कह सकता हूं मैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो कितना होता है, जीरो के बराबर। तो आपसे यदि कभी पूछा जाए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दिए जाए, वैसे तो फर्स्ट ईयर में बता चुका हूं मैं ये बात, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर आपसे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, कुछ भी वैल्यू होगी, सपोज करना ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है, तो जिसका कर्ल कितना आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, वो क्या होगा, वैलिड होगा। और जिसका कर्ल क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानने की बात है, ठीक है। अब यहां तक हो गई बात, डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो आ गया। अब दूसरी बात है कि यदि कोई चार्ज गति कर रहा है, सेम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, और ये रिलेशन अपना निकल के आ गया। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। अब चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, या कह सकते हैं मोशन में है। चार्ज क्या है, मोशन में है, गति कर रहा है, तो इसके कारण भी एक फील्ड होगा,
उत्पन्न होगा जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है? 0। यदि किसी क्लोज सरफेस से देखा जाए, क्लोज सरफेस में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो कितना होता है? 0 के बराबर। और ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेल डॉट बी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, या दूसरी भाषा में फ्लक्स इक्वल टू क्या है? 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो कितना होता है? 0 के बराबर आपका प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे आप जानते हो? बी डॉट डी ए इक्वल टू डेल डॉट बी डी बी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। अब चूंकि ये क्या होता है? 0 होता है, बी डॉट डी इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन डी बी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो डेल डॉट बी क्या होगा? 0 के बराबर। जानते हो मोनोपोल डाइपोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। ये बात की बात है, और ये पढ़ा भी चुका हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हो। तो डेल डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? 0 के बराबर। ये है आपकी समीकरण नंबर 3। क्लियर? तो ये है आपकी समीकरण नंबर 3। और ये है, इसके बाद क्या है कि चूंकि किसी कर्ल का क्या होता है? डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 होता है। किसी कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होता है? 0 होता है। ये अपन जानते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं वेरीफाई करता हूँ, जहाँ ए क्या है? ए वेक्टर को डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल से, या इसको बोला जाता है वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर ए को मैग्नेटिक पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल, और इसी प्रकार जो फाई है उसको बोला जाता है स्केलर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोनों ही आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल क्या है, तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एंटर कर चुके हो तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि स्केलर या मैग्नेटिक, स्केलर या वेक्टर या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक के बारे में बात कर रहे हो। तो स्केलर या इलेक्ट्रिक है तो फाई, अगर मैग्नेटिक और वेक्टर है तो वेक्टर कैपिटल ए। तो यहाँ से अगर मैं वेरीफाई करता हूँ तो ए वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है, तो याद रखना किसी भी वेक्टर पोटेंशियल का जो कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, यानी कि बी वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस ए के बराबर। क्लियर है? ये समीकरण मान लो 4। क्लियर? अब समीकरण 4 आ गई। कुछ अपन ने भारी बात की नहीं है, ये अपन जानते हैं, ये देख लिया था अपन ने पहले ही, कर्ल का डाइवर्जेंस 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया तो वी इक्वल टू क्या आ गया? डेल क्रॉस ए, जहाँ ए वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल है, वी मैग्नेटिक फील्ड है। अब याद करो मैक्सवेल की कौन सी समीकरण? थर्ड समीकरण। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण क्या थी? मैक्सवेल की तीसरी समीकरण थी डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। थी या नहीं? ठीक है, थी, पता है। डेल क्रॉस ई इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डेल बी ओवर डेल टी, जहाँ ई वेक्टर अपन जानते हैं कितना है? माइनस डेल फाई है, और डेल क्रॉस ई कितना है? 0 है। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी। तो यहाँ देखना ई का मान तो कितना है? माइनस डेल फाई। ई का मान तो कितना है? माइनस डेल फाई। और बी का मान कितना है? डेल क्रॉस ए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर, कैसे कि जो डेल क्रॉस ई है इक्वल टू वो क्या होगा? माइनस डेल ओवर डेल टी, और बी को लिख दिया मैंने, बी वेक्टर को
क्या लिख दिया, डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो इसको लिख दिया मैंने डेल क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर? तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अगेन ये लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, डेल क्रॉस ई माइनस डेल क्रॉस ई माइनस या इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल ए ओवर डेल टी लिख सकता हूं। अब इसको लेके आ रहा हूं मैं इधर की साइड, क्या लेके आ रहा हूं, इसको इधर की साइड भेज रहा हूं, ऐसे कर लो, इसको भेज रहा हूं मैं माइनस डेल क्रॉस डेल ए वेक्टर ओवर डेल टी, इसको इधर भेजा तो माइनस डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0, होगा नहीं होगा। और इसमें से डेल क्रॉस ये है, डेल क्रॉस ये है, तो डेल क्रॉस कॉमन ले लिया, तो डेल क्रॉस कॉमन लिया तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस ई वेक्टर माइनस डेल ए ओवर डेल टी वेक्टर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 6। यहाँ आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि देखो ये है, यहाँ इसको इधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो ये आ गया, देखो ये तो है ही है, और इसमें ये इधर लेके गया माइनस इक्वल टू 0, और इसमें से डेल क्रॉस कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा, माइनस ई माइनस डेल ओवर डेल टी इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर? तो ये अब अपन जानते हैं यहाँ से कि ग्रेडियंट का जो कर्ल है वो 0 के बराबर होता है। ये जानते हैं ना, किसी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट है उसका जो कर्ल है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से और यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ, तो कंपेयर किया, चूँकि डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 7, कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 7। तो यहाँ से कंपेयर किया तो डेल क्रॉस बराबर 0, तो डेल फाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ई वेक्टर माइनस डेल ए ओवर डेल टी वेक्टर इक्वल टू डेल फाई के। वेक्टर लगाना मत भूलना, जिससे अपने को पता लगे क्या स्केलर है क्या ही वो है। इक्वेशन नंबर से ध्यान रखना, मुझे तो ध्यान रहेगी नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे, डेल डॉट बी इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 3 है, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए समीकरण नंबर 4 है, और डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी क्या है, समीकरण नंबर 5। तो ये आ गया। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, पहले तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आएगा, वेक्टर ई प्लस डेल ए ओवर डेल टी वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल फाई। माइनस कॉमन लिया तो माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आ गया। और यहाँ पे डेल ए ओवर डेल टी को क्या भेज रहा हूँ मैं, इधर भेज रहा हूँ, यानी माइनस डेल फाई माइनस डेल ए वेक्टर ओवर डेल टी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन स्केलर पोटेंशियल फाई और मैग्नेटिक पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर ए के रूप में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल दोनों के रूप में क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। ये 4 डायमेंशन वेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण नंबर है 8, समझ में आया ना। डेल फाई डेल ए ओवर डेल टी को भी क्या कर दिया मैंने, उधर की साइड क्या कर दिया, भेज दिया। तो ये है आपकी समीकरण नंबर 8। अब एक अपने को पता है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन क्या है। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो मैक्सवेल की चौथी समीकरण क्या है कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू 0 जे वेक्टर प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ई वेक्टर ओवर डेल टी, है या नहीं है।
डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी, मीडियम में है और ये किस में है, वैक्यूम में है। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है अपने को, जो समीकरण 4 है क्या है, v इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो समीकरण 4 से या 4 का मान किस में रखने पर, समीकरण 9 में क्या करने पे, रखने पर। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 9 में रखने पर, या ऐसे कर लो, समीकरण 4 तथा 8, ई का मान तो यहां से रख देंगे ये वाला डेल ओवर डेल टी में, और बी का मान डेल क्रॉस ए में रखने पे, तो समीकरण 9 में रखने पर तो क्या मिलेगा देखना, डेल क्रॉस ए वेक्टर, इसको भी आगे एक्सपेंड होगा देख लेना, बताऊंगा अभी। तो कर्ल का कर्ल इक्वल टू म्यू जीरो, जे वेक्टर है ये, प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ओवर डेल टी है ही है, और यहाँ क्या है, ई वेक्टर का मान माइनस डेल फाई माइनस डेल ओवर डेल टी। क्लियर। अब चूंकि एक होता है कि किसी वेक्टर के कर्ल का कर्ल डेल क्रॉस ए, ये समीकरण 10 बोल देता हूं, तो जो डेल क्रॉस ए होता है उसकी वैल्यू होती है कि डेल ओवर डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर है। समझ में आया कि डेल क्रॉस ए होता है डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट माइनस लाप्लासियन का इनटू ए वेक्टर। क्लियर। तो ये आपका होता है, और अपन जानते हैं कि डाइवर्जेंस का जो ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है आपका, 0 के बराबर। डाइवर्जेंस का जो ग्रेडियंट है वो 0 के बराबर होता है, या इसको ऐसे रहने दो। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अपन, तो ई और बी को एक साथ डिफाइन करना है, ठीक है, भूलना मत। तो यहां देखना समीकरण 11, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 10 तथा 11 से, तो समीकरण 10 तथा 11 से क्या हो जाएगा आपका, डेल क्रॉस ए की वैल्यू रख दी, डेल ओवर डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू जीरो जे वेक्टर प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ओवर डेल टी, या इसको ऐसे रहने दो, माइनस डेल फाई ओवर डेल टी माइनस डेल टू ओवर डेल टी टू। डेल ओवर डेल टी का क्या कर दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी माइनस डेल टू ए ओवर डेल टी टू। क्लियर। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले में से इसको तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहां देखना, इसको देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं मैं म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, क्या लिख रहा हूं, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ओवर डेल फाई इंटू डेल टी माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू ओवर डेल टी टू। ठीक है, लिख सकता हूं ऐसा, अंदर से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपको मिल जाए। यहां पे देखो दोबारा क्या कर रहा हूं मैं, इसको तो भेज रहा हूं मैं इधर, इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस डेल ओवर डेल डॉट ए प्लस डेल स्क्वायर ए, या म्यू जीरो जे वेक्टर माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले को तो इधर भेज रहा हूं और ये वाले को क्या कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड में भेज रहा हूं।
इसको तो राइट साइड में भेज रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में भेज रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, डेल स्क्वायर ए वेक्टर, ये इधर की साइड आएगा तो माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू ए ओवर डेल टी टू इक्वल टू ये है ये माइनस म्यू जीरो जे वेक्टर प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल डेल फाई ओवर डेल टी, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस डेल ओवर डेल डॉट ए। ठीक है, अब यहाँ से देखना डेल दोनों में है, क्या है, डेल दोनों में है, तो क्या करेंगे, मैं डेल इसमें से क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। तो ये वाला देखना, ये वाली जो क्वांटिटी है माइनस म्यू जीरो जे वेक्टर, इसमें से मैंने डेल कॉमन लिया तो क्या बनेगा, ये डेल डॉट ए प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाई ओवर डेल टी, और ये चल ही रहा है अपना डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू ए ओवर डेल टी टू। क्लियर, तो ये अपना एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई। और ये इक्वेशन नंबर याद रखना, ये इक्वेशन नंबर है आपकी इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितनी है आपकी 12। क्लियर, इससे आगे का देखना, इससे आगे का, अब चूंकि अपन जानते हैं गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से या गॉस के अपकलन रूप से डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से, ऐसे बोल लो, या तो गॉस का अपकल रूप या मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से क्या होता है, वैक्यूम में बात कर रहे हैं, तो डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये समीकरण 13 है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोटेंशियल में आ गई। आगे जो समीकरण आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में आएगी, तो इससे आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।